दिल्ली में कूड़े और कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल के पहुंचने से पहले गाजीपुर में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि वो केजरीवाल को वहां नहीं आने देंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोला। दोनों तरफ से खूब नारेबाजी हुई। हंगामे और बवाल के बीच अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच गए और ऐलान कर दिया कि इस बार कूड़े पर ही एमसीडी का चुनाव होगा। केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचने को बीजेपी ने चुनावी ड्रामा बताया। कश्मीर के विलय की 75वीं बरसी पर बीजेपी ने एक बार फिर नेहरू पर निशाना साधा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और कहा कि नेहरू की 5 भूलों की सजा देश आज भी भुगत रहा है। कांग्रेस ने पलटवार किया और शोपिया से कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए। साथ ही कांग्रेस ने कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्र सरकार से श्वेत पत्र की मांग की। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो घाटी में एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बचेंगे। इस बीच श्रीनगर में आयोजित वायुसेना के शौर्य दिवस में राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को चुनौती दी। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में 2 दिनों के चिंतन शिविर की शुरुआत हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। शिविर में अमित शाह ने आईपीसी और सीआरपीसी को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसद में बिल लाया जाएगा। अमित शाह ने FCRA कानून के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जताई। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने अपराध से निपटने के रोड मैप भी बताए। शिविर से पहले अमित शाह हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। तेलंगाना पुलिस ने तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा किया। साइबराबाद पुलिस ने दावा किया कि एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों TRS के विधायकों को खरीदने आए थे। इनके पास से नकदी और चेक भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक विधायकों के खरीद फरोख्त में 100 करोड़ से ज्यादा की डील हो सकती थी। TRS ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर आरोप लगाए। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है और 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय है। कोर्ट ने फिलहाल आजम खान को 25,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें उच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का टाइम दिया है। फैसले के बाद आजम खान ने कहा कि मैं इंसाफ का कायल हो गया हूँ। प्रयागराज में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। दरअसल सुबह एक पूरा परिवार टवेरा गाड़ी में सवार होकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए प्रयागराज से विंध्याचल जा रहा था। तभी रास्ते में बेकाबू कार बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। कल से आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। पटना में प्रशासन की ओर से छठ की तैयारियां फाइनल स्टेज में हैं। घाटों की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस बार प्रशासन ने गंगा जल को टैंकरों की मदद से दूर दराज की कॉलोनियों में पहुंचाने का इंतजाम किया है, ताकि जो लोग गंगा किनारे नहीं आ सके उन्हें भी गंगा जल मिल सके। छठ के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। NDRF और SDRF की तैनाती होगी। साथ ही रिवर पेट्रोलिंग का भी इंतजाम होगा। बाबा केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान से बंद कर दिए गए और सुबह के करीब 8:30 बजे बाबा की डोली शीतकालीन प्रवास ऊखीमठ के लिए रवाना कर दी गई। बाबा केदार की डोली की अगुवाई आर्मी बैंड और स्थानीय वाद्य यंत्र से किया गया। हजारों भक्त बाबा केदार की पैदल डोली यात्रा में साथ चल रहे थे। इस बार 15.5 लाख भक्तों ने केदारनाथ के दर्शन किए। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। अब यमुना मैया के दर्शन शीतकालीन पड़ाव खरसाली में होंगे। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से करेंगे जिसमें आपको वादों के नाम पर सिर्फ झाग ही झाग दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारा आपसे एक सवाल भी है। कल्पना कीजिए, आज अगर गंगा नदी को लेकर या यमुना नदी को लेकर हमारे देश का कोई नेता या कोई वर्ग एक आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी कर देता है या इन नदियों को एक उदाहरण के तौर पर जिहाद से जोड़ देता है, तो हमारे देश में इस पर कितना विवाद हो जाएगा। सच्चाई यह है कि इस तरह के बयानों से हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं की न सिर्फ भावनाएं आहत हो जाएंगी, बल्कि इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे।
मीडिया में लगातार इस पर डिबेट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन सोचिए, जब इन्हीं नदियों को, जिन्हें लेकर हम इतने भावुक रहते हैं, हमारी देश की व्यवस्था और हमारे देश का समाज एक गंदे नाले में तब्दील होने देता है और इन नदियों की पवित्रता इस तरह से समाप्त कर दी जाती है, तो इस पर हमारे देश में किसी की भावनाएं आहत नहीं होती और ना ही तब किसी को धर्म की चिंता होती है। ये यमुना नदी है आपके सामने। आज देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि इस नदी में आपको चारों तरफ सिर्फ प्रदूषण के झाग दिखाई देंगे। आज यमुना नदी का पानी इतना प्रदूषित है, इतना गंदा है कि ये कई बीमारियों की वजह बन सकता है। और ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की तस्वीरें हैं और हमारे देश का संसद भवन, हमारे देश की संसद इस जगह से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तस्वीरें हमें तो नजर आ गई, लेकिन हमारे देश के नेताओं को ये झाग यमुना नदी में आज भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये झाग भी नेताओं द्वारा किए गए वादों की तरह है। असल में जो वादे होते हैं वो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन जिन चीजों को लेकर वादे किए जाते हैं वो चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं। और आज यमुना नदी की इन तस्वीरों में आपको डूबे हुए वादों की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई देंगी, क्योंकि वादे इस गंदे पानी के अंदर डूबे हुए हैं। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थी और उन्होंने इसे लेकर आज से 7 वर्ष पहले 2015 में एक बहुत बड़ा वादा किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि वो 5 साल के अंदर यमुना का पानी इतना साफ और स्वच्छ कर देंगे कि दिल्ली ही नहीं, देश भर से लोग अपने बच्चों के साथ यहां पर पिकनिक मनाने आया करेंगे। यहां पर लोग नहा पाएंगे, डुबकी लगाएंगे इस पानी में, यहां पर बोटिंग हुआ करेगी। लेकिन आज 7 साल के बाद यमुना नदी की स्थिति यह है कि शायद अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार और बच्चों के साथ यहां आना पसंद नहीं करेंगे। आज हमने अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसे पुराने बयान आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं जिनमें वो यमुना नदी को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन इनमें से भी एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है। पहले आप उनके ये बयान देख लीजिए और फिर दिल्ली की जनता और देश की जनता को इससे क्या सीखना चाहिए वो आपको बताएंगे। 5 साल के अंदर हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल ने ये बयान और ये वादे तो जोर शोर से कर दिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है हमारे देश के समाज में। पहले जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तब नेता जनता से ऐसे ही वादा करके आसानी से भूल जाते थे या फिर मुकर जाते थे और कभी भी पकड़े नहीं जाते थे। और हमारे देश की जनता की भी याददाश्त बड़ी कमजोर होती थी। वो चुनाव से पहले किए गए वादों को चुनाव के कुछ महीनों के बाद ही भूल जाते थे। लेकिन अब डिजिटल युग आ चुका है और इस युग में नेताओं के वादों के डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा के लिए सेव हो जाते हैं और बाद में जनता इन्हें बार बार रिप्ले करती है और नेताओं को भी ये याद दिलाती है कि उन्होंने कब कब क्या क्या कहा था और क्या क्या किया था। असल में ये बात सब पर लागू होती है, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे कोई भी हो। सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना जब से आया है, तब से अब किसी भी बात को करके उसे मुकरना या उसे भूल जाना आसान नहीं है। इसलिए जनता को भी अब अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखना चाहिए और ऐसे नेताओं को बार बार उनके पुराने वीडियोस निकालकर भेजते रहना चाहिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट करके ये कहा है कि यमुना की सफाई वाला चुनाव 2020 में ही समाप्त हो चुका है और उन्हें दिल्ली के लोगों से इस काम के लिए 5 साल और मिल गए हैं। यानी अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश के लोग वादा खिलाफी से कभी भी आहत नहीं होते।
अब उन्होंने अपनी जो डेडलाइन है उसको बदल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो 2020 में ये कहा था, तो अब 2025 तक उन्हें ये समय मिल जाएगा। ये देश की जनता को तय करना है, दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो ऐसे नेताओं का विश्लेषण कैसे करना चाहती है जो उनसे वादा करते हैं कैमरे के सामने और फिर बाद में उस वादे को भूल जाते हैं या उससे मुकर जाते हैं। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां नदियों को मां के समान दर्जा दिया जाता है या नदियों को देवी के समान माना जाता है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो नदियों को देवी मानता है। और अक्सर आप लोगों को गंगा मैया या यमुना मैया कहते हुए अक्सर सुनते होंगे, देखते होंगे, क्योंकि गंगा को, यमुना को हम अपनी मां समान मानते हैं, देवी समान, देवी स्वरूप उनकी पूजा की जाती है। लेकिन आज यमुना नदी की इस हालत को देखकर आप खुद से क्या यह सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या मां समान नदियों की हमारे देश में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और क्या देश की जनता इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अगर हम दिल्ली की जनता की ही बात कर लें, ये जो यमुना नदी है, ये ऐसी जगह पर है जब दिल्ली के लाखों लोग इस यमुना नदी से होकर गुजरते हैं। ऊपर जब फ्लाईओवर से जाते हैं तो नीचे इसी गंदे पानी को देखते हुए जाते हैं, हर रोज इसके इस रूप को देखते हुए जाते हैं। वो आपको ये यमुना नदी पर आप देखिए एक ब्रिज बना हुआ है ऊपर, इस ब्रिज के ऊपर से हर रोज लाखों गाड़ियां जाती हैं। दिल्ली के लाखों लोग यहां से गुजरते हैं और इस गंदे नाले को नीचे देखते हुए जाते हैं। शुरुआत में दिल्ली के लोगों को शायद कुछ परेशानी हुई होगी कि देखिए यमुना नदी की क्या बुरी हालत हो गई। अब दिल्ली के लोगों को इस गंदे पानी को हर रोज सुबह आते जाते शाम को देखने की आदत पड़ चुकी है। अब दिल्ली की जनता को ये गंदा पानी गंदा नहीं लगता। अब उन्हें यमुना प्रदूषित नहीं लगती। यमुना के ऊपर से मेट्रो रेल भी जाती है और लाखों लोग उस मेट्रो में सफर करते हैं, और लाखों लोग हर रोज मेट्रो से बाहर निकलकर जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें यमुना का ये गंदा पानी नजर आता है। लेकिन अब ये गंदा पानी, ये प्रदूषण उन्हें परेशान नहीं करता। अब ये मटमैला पानी जिसमें प्रदूषण के झाग आपको दिख रहे हैं, अब ये भी दिल्ली की जनता को परेशान नहीं कर रहा। दिल्ली की जनता को इसकी आदत पड़ गई है और अरविंद केजरीवाल को भी इसकी आदत पड़ गई है। और दिल्ली की जनता का ऐसा आदत पड़ना केजरीवाल के लिए सबसे अच्छी बात है। यमुना नदी में यह प्रदूषण और झाग तब हैं जब दिल्ली सरकार इसे स्वच्छ बनाने पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है और इसके लिए उसे भारत सरकार से भी पैसा मिलता है। वर्ष 2020 और 21 में भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत दिल्ली सरकार को 550 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन इसके बावजूद यमुना नदी की जो स्थिति है वो आज आपके सामने है, ये स्थिति है। हैरानी की बात यह है कि यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली में है, लेकिन यमुना नदी में जो प्रदूषण है उसका 80% दिल्ली की वजह से है। यानी यमुना नदी का जो हिस्सा है वो तो 2% है हमारे दिल्ली के अंदर, लेकिन प्रदूषण का जो शेयर है उसमें दिल्ली का शेयर 80% है। 30 अक्टूबर को हमारे देश में छठ का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस पवित्र त्योहार के मौके पर भी हजारों महिलाएं इसी प्रदूषित यमुना के पानी में झाग के बीच खड़ी होकर पूजा करेंगी। इसी गंदे पानी में, इसी गंदे नाले जैसे पानी में खड़े होकर यहां पूजा की जाएगी। अब आप सोचिए, इतने गंदे पानी में खड़े होकर आप कैसे सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, कैसे आप भगवान का नाम ले सकते हैं, कैसे आप पूजा पाठ कर सकते हैं ऐसे गंदे पानी के अंदर। लेकिन लोग ये सब करने पर मजबूर हैं और इस पर हमारे देश में कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये जो महिलाएं हैं, जो परिवार हैं, जो छठ पूजा के लिए यहां पर आएंगे, वो इस पानी में नहाने के लिए तैयार हैं, इस गंदे पानी में पूजा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए पूरे देश को आज इन तस्वीरों से सीख लेनी चाहिए। अब हम आपको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर है। रशिया के रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन अपने देश में ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग के तहत
डर्टी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश रच रहा है, जिससे बहुत बड़ी तबाही दुनिया में आ सकती है। ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग उसे कहते हैं जब कोई देश दुनिया का समर्थन हासिल करने के लिए और दुनिया की सहानुभूति बटोरने के लिए अपने ही देश में अपने ही ऊपर कोई बड़ा विस्फोट या हमला करवाता है, और जब इस तरह के हमलों में उसके अपने हजारों लाखों नागरिक मारे जाते हैं तो वो दुनिया को यह बताता है कि उस पर यह हमला उसके दुश्मन देश ने करवाया है और दुश्मन देश पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उन पर भयानक अत्याचार किया जा रहा है। यानी रशिया का आरोप है कि यूक्रेन अपने ही देश के नागरिकों पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल करके रशिया को बदनाम करना चाहता है, ताकि पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो जाए और रशिया को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाए। एक जमाने में आतंकवादी संगठनों द्वारा इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाते थे, जिसमें इन संगठनों द्वारा अपने ही ठिकानों पर हमला करके ये दिखाने की कोशिश होती थी कि उनके विद्रोह को कुचला जा रहा है और उनके मानव अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं। लेकिन अब यही रणनीति रशिया यूक्रेन पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है और हमें लगता है कि ये आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। यूं तो आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर हर रोज ही खबरें देखते रहते हैं और कई महीनों से आप ये बात सुन रहे हैं कि परमाणु युद्ध अब शुरू हुआ और अब शुरू हुआ, 1 घंटे में होने वाला है, 2 घंटे में होने वाला है। लेकिन इस बार जो मामला है ये गंभीर है और ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ये डर्टी बॉम्ब की डर्टी पॉलिटिक्स है। रशिया इस ऑपरेशन से कितना चिंतित है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 23 अक्टूबर से लेकर अब तक वहां के रक्षा मंत्री अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, जर्मनी समेत 14 से ज्यादा देशों के रक्षा मंत्रियों से खुद फोन करके बात कर चुके हैं और उन्हें इस खतरे के बारे में जानकारी दे चुके हैं। और इन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। 26 अक्टूबर को रशिया के रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया और उन्हें डर्टी बॉम्ब के इस खतरे के बारे में पूरी जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे यह कहा कि रशिया और यूक्रेन दोनों देशों को ही युद्ध का समाधान बातचीत के रास्ते निकालना चाहिए और परमाणु हथियारों के विकल्प के बारे में तो उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रशिया के इन आरोपों को भ्रामक और गलत बताया है और कहा है कि अगर इस युद्ध में कोई देश परमाणु या जैविक हथियार इस्तेमाल करेगा तो वो देश यूक्रेन नहीं बल्कि रशिया होगा। यूक्रेन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी रशिया के इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है और अमेरिका की कुछ एजेंसियों ने तो यहां तक कहा है कि रशिया यूक्रेन पर इस तरह के आरोप इसलिए लगा रहा है ताकि यूक्रेन को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद रुक जाए। यानी अगर आप देखेंगे तो यह युद्ध और इस पर हो रही राजनीति असल में इस बॉम्ब की तरह ही बहुत डर्टी यानी गंदी हो चुकी है और हर देश इस युद्ध के जरिए अपने अपने हित साधने में जुटा हुआ है। ये बात पता लगाना अब किसी के लिए भी संभव नहीं है कि ये जो डर्टी बॉम्ब जब फटेगा वहां पर तो ये यूक्रेन की वजह से होगा या रशिया की वजह से होगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस डर्टी बॉम्ब में ऐसा क्या है कि सिर्फ इसकी खबरों ने ही पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आपने भी डर्टी बॉम्ब के बारे में अब तक बहुत सुन लिया होगा, देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन किसी ने आपको शायद नहीं बताया होगा कि डर्टी बॉम्ब है क्या और यह क्यों इतना खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि असल में इसका असली नाम डर्टी बॉम्ब है ही नहीं। इस बॉम्ब को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल से हमारा यहां पर मतलब है यूरेनियम, पोटेशियम, कोबाल्ट और सेजियम जैसे केमिकल्स। ये वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से हानिकारक ऊर्जा निकलती है और जब किसी विस्फोटक में इनका इस्तेमाल होता है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आप इसे इस तरह से समझिए जैसे कोई सामान्य बॉम्ब है जिसमें डायनामाइट या आरडीएक्स के जरिए विस्फोट कराया जाता है, लेकिन सोचिए अगर इसी बॉम्ब में रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल हो तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो इस बॉम्ब में बाकी बॉम्ब्स की तरह ही विस्फोट होगा, लेकिन इस विस्फोट के बाद इस बॉम्ब के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होंगे वो हवा में घुलना शुरू हो जाएंगे और जब लोग उस हवा में सांस लेंगे तो उन्हें धीरे धीरे गंभीर बीमारियां होने लगेंगी और फिर धीरे धीरे
उनकी मौत हो जाएगी। यानी ये एक स्लो पॉइजन की तरह है, एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे लोगों को मारेगा। धीमे जहर की तरह यह बॉम्ब काम करता है, क्योंकि विस्फोट के दौरान इससे ज्यादा लोग नहीं मरेंगे, इससे ज्यादा मौतें नहीं होती, लेकिन विस्फोट के बाद जब हवा में रेडियो एक्टिव पदार्थ घुल जाते हैं तो वहां रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी को कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां हो जाती हैं और लोगों की जो त्वचा है वो गलने लगती है। और ये एक दिन में नहीं होता। अगर इस तरह का कोई विस्फोट आज हो तो इसके कई दशकों तक लोग ऐसी बीमारियों से संघर्ष करते रहेंगे और एक दिन वो पूरा शहर समाप्त हो जाएगा। अमेरिका के एक मशहूर थिंक टैंक द फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने एक स्टडी की थी, जिसमें पता चला कि अगर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन इलाके में सिर्फ 9 किलोग्राम कोबाल्ट के केमिकल और 5 किलोग्राम TNT के बॉम्ब से कोई विस्फोट किया जाए तो यह पूरा इलाका कई दशकों के लिए नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और रहने लायक नहीं बचेगा। और इसी वजह से इस बॉम्ब को डर्टी बॉम्ब कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत डर्टी है। हालांकि इस तरह के बॉम्ब परमाणु बॉम्ब से थोड़ा अलग होते हैं। जैसे जब किसी परमाणु बॉम्ब का प्रयोग होता है तो इस दौरान बड़ी तादाद में ऊर्जा और गर्मी पैदा होती है, जिससे लोहा, शीशा और स्टील तक पिघल जाते हैं। और परमाणु बॉम्ब विस्फोट के दौरान लाखों लोगों की जान लेने की क्षमता रखता है और विस्फोट के कई दशकों के बाद भी इसका असर बना रहता है। लेकिन डर्टी बॉम्ब के विस्फोट में ऐसा नहीं होता। यह बॉम्ब विस्फोट के दौरान कम जाने लेता है, कम लोगों को मारता है और इसका असर लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है। बड़ी बात यह है कि परमाणु बॉम्ब की तुलना में ऐसे बॉम्ब सस्ते भी होते हैं और इन्हें किसी कार या ट्रक में ले जाकर ब्लास्ट किया जा सकता है, जबकि परमाणु हथियारों को लॉन्च करने के लिए रॉकेट या वॉरशिप की आवश्यकता होती है या फिर हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ सकती है। दुनिया में आज तक इन डर्टी बॉम्ब्स का कभी कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वर्ष 1996 में चेचनिया के विद्रोहियों ने रशिया की राजधानी मॉस्को में इसी तरह के बॉम्ब के जरिए धमाका करने की कोशिश की थी, लेकिन तब वहां सुरक्षा एजेंसियों को समय रहते इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने इसे निष्क्रिय कर दिया था। ये तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के जो हथियार और बॉम्ब्स होते हैं वो असल में इस्तेमाल करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो डराने के लिए होते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बार कहा था कि परमाणु हथियार दूसरे देशों को हम पर हमला करने से रोकते हैं, इसलिए जो परमाणु हथियार हैं ये असल में शांति के हथियार हैं। यानी परमाणु बम हमला करने के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए होता है और दूसरे देशों को डराकर रखने के लिए होता है। अंग्रेजी में इसके लिए स्ट्रेटेजिक डेटरेंस शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब। अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे जिसका संबंध सीधा आपसे है, आपकी गाड़ी से है और आपकी जिंदगी से है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में मंगलवार को एक छोटी सी बात पर एक कहासुनी हुई, जिसके बाद एक व्यक्ति की सड़क पर खुलेआम हत्या कर दी गई। यह 7-8 सेकंड का वीडियो उसी वारदात का है। लोनी के एक ढाबे के बाहर 35 वर्ष के अरुण कुमार की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी गई। अरुण कुमार कुश्ती का खिलाड़ी रह चुका था, लेकिन ढाबे पर 3-4 लड़कों से हुई इस लड़ाई के समय उसका कोई दांव काम नहीं आया। इन लड़कों ने ईंट से अरुण के सिर पर हमला किया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। देखिए आप, ये वही जगह है जहां अरुण को मारा गया, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि जिन लोगों ने अरुण को मारा उनसे उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। सोचिए, एक दूसरे से अनजान लोग अचानक सड़क पर मिलते हैं, उनके बीच कहासुनी होती है और एक हत्या हो जाती है। उनके बीच एक ढाबे के बाहर गाड़ी की पार्किंग को लेकर सबसे पहले कहासुनी हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई से होते हुए हत्या तक पहुंच गई। अरुण अपने 2 दोस्तों के साथ इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आया था। उसने ढाबे के बाहर अपनी सेंट्रो कार पार्क की और आरोप है कि मारुति सेलेरियो कार में सवार कुछ और युवक भी इसी ढाबे पर पहुंचे और उन्होंने अरुण की गाड़ी के बहुत नजदीक अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया। अरुण को गाड़ी से उतरने में परेशानी हुई और इसी बात पर कहासुनी हुई और देखते देखते मारपीट हो गई। अरुण के दोस्त वहां उसे अकेला छोड़कर भाग गए। यह भी एक खास बात आपको नोट करने वाली है कि जब अरुण पर यह हमला हो रहा था और अरुण की जान खतरे में थी तो दोस्त बचाने नहीं आए,
बल्कि दोस्त उसे अकेला छोड़कर मरने के लिए वहां से भाग गए। अरुण के पिता दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके हैं, अब वो रिटायर हो गए हैं। अरुण के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटी 6 साल की है, बेटा 5 साल का है। लेकिन जब लोगों के सिर पर खून सवार होता है तब उन्हें ये बातें दिखाई नहीं देती, वो सोचते भी नहीं। ये बदलते समाज की एक बहुत ही भयानक तस्वीर है आपके लिए, जिसमें अब सहनशीलता समाप्त होती जा रही है और जिंदगी की कीमत लगातार कम हो रही है। इस घटना का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने से पहले 3 बातें आपको समझने की आवश्यकता है। इसे सिर्फ एक हत्या का मामला मत मानिए, इसे सिर्फ एक अपराध का मामला मत मानिए, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। पहली बात, रोड रेज अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। रोड रेज और पार्किंग। रोड रेज का मतलब गाड़ी के ड्राइवर द्वारा सड़क पर आक्रामक, जबरदस्ती या गुस्से से भरा व्यवहार करना है, उसे रोड रेज कहते हैं। जब लोगों को अचानक सड़क पर गुस्सा आ जाता है और वो उस गुस्से में मारपीट करना शुरू कर देते हैं, और ये रोड रेज किसी भी बात पर हो सकता है। सड़क पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई, और बड़े शहरों में पार्किंग को लेकर बहुत झगड़ा होता है। दूसरी बात, लोगों के मन में अब क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस कारण छोटी छोटी बातें भी उन्हें इतना ज्यादा क्रोधित कर देती हैं कि लोग इस हद तक मारपीट कर लेते हैं कि कई बार उनसे जाने में या अनजाने में हत्या हो जाती है। यानी इतने क्रोध में, इतनी नाराजगी में लोग बाहर निकले हुए हैं। तीसरी बात, समाज अब एकाकी हो रहा है, यानी किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। गाजियाबाद में जो कुछ हुआ, उस घटना के चश्मदीद गवाह थे, उन्होंने, वहां पर लोग मौजूद थे, वो वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी अरुण का बचाव करने की कोशिश नहीं की, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। बड़ी बात यह है कि जो 2 दोस्त अरुण के साथ थे, खाना खाने के लिए गए थे, वो भी उसे पिटता देख वहां से भाग गए। उन्होंने अपने दोस्त को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इस वजह से शक के घेरे में अब वो खुद भी आ गए हैं, और अरुण के परिवार ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उन दोस्तों के नाम भी शामिल है। दोस्तों ने न ही तो पुलिस को इन्फॉर्म किया है, न ही मौके पर मिले हैं, न ही घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया है। कोई नहीं पकड़ा गया अभी तक। 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है। परसों शाम रात की घटना है, शाम को कोई 8 और 9 के बीच की, और अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। मतलब पहले की कोई जान पहचान, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, पहले कोई जान पहचान कुछ नहीं आपस में। 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों से तहरीर लेकर के उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। केस को वर्कआउट करने हेतु 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस का अनावरण करके आरोपियों को जेल भेजा जाएगा। अरुण की हत्या के आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं है। सवाल यह है कि पार्किंग पर और सड़क पर जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, क्या अब उन्हें लेकर हमें चिंतित नहीं होना चाहिए? इस तरह की वारदात अब बड़े बड़े शहरों में तो सामान्य हो चुकी हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में भी अब ऐसी वारदात बढ़ने लगी हैं। एनसीआरबी ने 2016 में पहली बार अपनी रिपोर्ट में हत्या के उद्देश्य की श्रेणियों में रोड रेज को भी शामिल किया था, और यह बताया था कि 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 519 हत्याओं की वजह सड़क पर किसी छोटी सी बात को लेकर हुई कहासुनी, यानी रोड रेज थी। सोचिए, हमारे देश में 550 लोग सिर्फ रोड रेज की वजह से मर रहे हैं हर साल। संसद में सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार वर्ष 2019 में रोड रेज और खतरनाक ड्राइविंग के मामलों की संख्या 1,55,506 थी, जो 2020 में बढ़कर 1,83,708 हो गई। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली पुलिस को प्रतिदिन रिहायशी इलाकों से कम 250 से 300 शिकायतें हर रोज पार्किंग को लेकर मिलती हैं। दिल्ली और एनसीआर में रोड रेज और पार्किंग को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं, और इसकी बड़ी वजह है इस क्षेत्र में गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली के मुताबिक दिल्ली में प्रति 1000 की आबादी पर 85 प्राइवेट गाड़ियां हैं, कार्स हैं, जबकि देश का औसत प्रति 1000 आबादी पर सिर्फ 8 प्राइवेट कार्स का है। इसका सीधा मतलब है कि दिल्ली में कारों की जो डेंसिटी है वो राष्ट्रीय औसत से 10 गुना ज्यादा है, और स्वाभाविक है कि इससे
पार्किंग की समस्या भी बढ़ेगी और सड़कों पर चलने की जगह बचेगी नहीं। दिल्ली में कारों की संख्या किस तेजी से बढ़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1997-98 में दिल्ली में करीब 30 लाख गाड़ियां थीं और अब बढ़कर 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा गाड़ियां दिल्ली में चल रही हैं। सीधा मतलब है कि सड़क पर गाड़ियां चलाना अब एक संघर्ष की तरह है, एक युद्ध की तरह है। अब दिल्ली में या बड़े शहरों में ड्राइवर एक योद्धा की तरह अपनी गाड़ियों में निकलता है और सड़क पर एक एक इंच जगह के लिए गाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है। ड्राइवर को एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ना पड़ता है। गाड़ी में बैठा हर ड्राइवर किसी न किसी बात पर आपको नाराज नजर आता है, गुस्से में नजर आता है या फिर तनाव में है, जिससे वो छोटी सी बात पर बेकाबू हो जाता है। और इसकी बड़ी वजह है हमारा जो आसपास का रहने का माहौल है, यानी आम लोग जिन परिस्थितियों में हमारे देश में रह रहे हैं वो परिस्थितियां ही उनके अंदर इतना गुस्सा, आक्रोश और नाराजगी भरती हैं। दरअसल बढ़ती जनसंख्या जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से बिजली, पानी, मकान, सड़क, नौकरियां सब कुछ हमारे देश में कम होती जा रही हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं। कई बार रईसी और रुतबा भी लोगों के मन में यह भाव पैदा करता है कि वो स्पेशल हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है, इसलिए उन्हें ज्यादा जगह मिलनी चाहिए, इसलिए उनकी गाड़ी पहले पार्क होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 1988 में पटियाला में गाड़ी की पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह से नवजोत सिंह सिद्धू का एक विवाद हुआ था, जो मशहूर खिलाड़ी हैं नवजोत सिंह सिद्धू और अब मशहूर नेता भी हैं। उनका भी यह रोड रेज का ही मामला था और इस विवाद में सिद्धू ने गुरनाम सिंह पर कुछ घूंसे बरसा दिए, कुछ मुक्के मार दिए, जिसके बाद गुरनाम की मौत हो गई और सिद्धू इसी मामले में आजकल जेल में है। भारतीय कानून के तहत अब भी रोड रेज दंडनीय अपराध नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे देशों में रोड रेज को दंडनीय अपराध बना दिया गया है और इस पर वहां कई कई साल की जेल की सजा होती है। आखिर में हम आपको वो प्रैक्टिकल उपाय बताना चाहते हैं जिससे आप रोड रेज की बढ़ती घटनाओं के बीच अपनी जान बचा सकते हैं। हम आपको यही कहेंगे, पार्किंग को लेकर कोई झगड़ा हो या सड़क पर जब आपकी गाड़ी चल रही है उसको लेकर झगड़ा हो, सबसे पहले अपनी जान बचाइए। पहला उपाय है कि आप जिस जगह पहुंचना चाहते हैं वहां जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय, अतिरिक्त समय लेकर चले। रोड रेज की बड़ी वजह कहीं पर भी पहुंचने की जल्दबाजी होती है। हर व्यक्ति जल्दबाजी में है, हर व्यक्ति लेट है, इसलिए वो भाग रहा है। दूसरा उपाय यह है कि ट्रैफिक के बीच गाड़ी चलाते समय संगीत सुनने की कोशिश करें। अक्सर होता यह है कि लोग या तो फोन पर बात करते रहते हैं और लेट पहले ही हो रहे होते हैं, इससे तनाव और बढ़ता है। अगर आप अपनी गाड़ी में मधुर संगीत सुनते हैं तो ये क्रोध को कम करने में सहायक होगा। आराम से म्यूजिक सुनते हुए जाइए। तीसरा उपाय है कुछ बातों को शालीनता से स्वीकार कीजिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी गाड़ी पर किसी पास से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी ने कोई खरोंच मार दी या आपकी गाड़ी कहीं लग गई, तो इस पर लड़ने की बजाय जो है समझौता करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आजकल हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। इसलिए टूट फूट का सारा खर्चा आपको अपनी जेब से नहीं भरना, बल्कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को पूरा मरम्मत करके वापस आपको देगी, आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो आप पहले अपनी गलती के लिए माफी मांग लीजिए, शांत होकर इस मामले को निपटाने की कोशिश कीजिए। चौथा उपाय है अगर मामला बढ़ जाए तो फिर तुरंत पुलिस को बुलाइए, अपने हाथों में कानून मत लीजिए। और पांचवा है अपने गुस्से को शांत करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, खुश रहना सीखिए और अपनी नींद जरूर पूरी कीजिए। लगातार नींद पूरी ना होने से भी तनाव बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। ये कुछ अगर आप काम करेंगे तो आप सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से ऐसी स्थितियों के बीच से भी अपने आप को सुरक्षित रूप से निकाल पाएंगे और आपके जो आसपास लोग होंगे वो भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे देश की जनसंख्या अब इतनी बढ़ती जा रही है, गाड़ियां इतनी बढ़ती जा रही हैं, एक ना एक दिन तो ये होगा ही कि गाड़ियां इतनी बढ़ जाएंगी कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलेगी, सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो स्थिति बहुत भयानक होगी। इसलिए बड़ी बात यह है कि हर गाड़ी के पीछे आजकल मौत लिखा हुआ है और वो गाड़ी कब किसकी मौत का कारण बन जाए कोई कह नहीं सकता। अब आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाते हैं जिससे हमारे देश की जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत खुशी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा फैसला लिया है। इसके तहत बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सारी महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अब पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों के बराबर मैच फीस मिलेगी। ये कदम
महिला और पुरुष खिलाड़ियों को बराबर का दर्जा देने के लिए उठाया गया है। अब तक भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों की टेस्ट मैच की फीस महिला खिलाड़ियों से करीब 4 गुना ज्यादा थी। एक टेस्ट मैच खेलने के लिए पुरुष खिलाड़ियों को मैच फीस के तौर पर 15 लाख रुपए मिलते हैं एक टेस्ट मैच का। वहीं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को अब तक एक टेस्ट मैच के 4 लाख रुपए मिलते थे। इसके अलावा महिला खिलाड़ियों को वनडे और T20 मैचेस के लिए भी मात्र 1 लाख रुपए ही मैच फीस के तौर पर मिलते थे, जबकि पुरुष खिलाड़ियों को एक वनडे मैच के 6 लाख और T20 मैच के 3 लाख रुपए मिलते हैं। अब महिला खिलाड़ियों की मैच फीस टेस्ट मैच में करीब 400%, वनडे मैचेस में 600% और T20 मैचों में 300% तक बढ़ जाएगी। हालांकि इस फैसले से महिला खिलाड़ियों की मैच फीस तो बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी एनुअल रिटेनर फी वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। फिलहाल एक महिला खिलाड़ी अगर ए ग्रेड में है, ए ग्रेड में अधिकतम रिटेनर फी 50 लाख रुपए सालाना होती है, जबकि पुरुष खिलाड़ी को इसी ए ग्रेड में एनुअल रिटेनर फी के तौर पर साल में 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी रोहित शर्मा या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी की एनुअल रिटेनर फी स्मृति मंदाना जैसी खिलाड़ी से 14 गुना ज्यादा है। और ये बीसीसीआई की हम तो ये कहेंगे बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार पहल है, जिससे हमारे देश में महिला और पुरुष खिलाड़ियों के बीच पैसे को लेकर असमानता दूर हो जाएगी, हो सकेगी और आगे भी ऐसी कोशिशें होती रहनी चाहिए। यह तो सिर्फ एक खेल की बात है। क्रिकेट बीसीसीआई ने यह काम कर दिया है। आज हम जो बाकी के बोर्ड हैं, जो बाकी के संगठन हैं जो अलग अलग खेलों को नियंत्रित करते हैं हमारे देश में, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो भी पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बराबर का भत्ता और बराबर का वेतन उन्हें देना चाहिए। और जो बाकी के जो उद्योग हैं, उन सब जगहों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में जितना पैसा पुरुष कर्मचारियों को मिलता है, उतना ही पैसा, अगर उससे ज्यादा नहीं तो उतना पैसा महिला कर्मचारियों को भी मिलना ही चाहिए। बात करते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। मेरा स्वाभिमान में आपने देखा होगा, हम अक्सर ऐसे लोगों की कहानियां, ऐसे लोगों के मुद्दे आपके सामने पेश करते हैं जो परिश्रमी हैं, बहुत मेहनती हैं और दिल लगाकर हर रोज काम करते हैं, लेकिन समाज में उनकी इज्जत नहीं है। उनके स्वाभिमान को दिन रात ठेस पहुंचाई जाती है, क्योंकि समाज के लोग उन्हें गरीब समझते हैं और असहाय समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथ से मैला उठाने वाले या सीवर साफ करने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती है? 2017 से 2021 के बीच सीवर में नीचे उतरकर गंदगी साफ करने वाले 330 लोगों की काम करते हुए जान जा चुकी है। लेकिन ना तो इन लोगों के काम को कोई सम्मान की नजर से देखता है, ना ही इन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। आज हम ऐसे ही लोगों की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सीवर में उतरकर गंदगी साफ करने वालों को शायद कभी आपने काम करते देखा हो, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई नहीं उतरना चाहता। लेकिन पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ के मिलिंद नगर इलाके में आज तक रिपोर्टर पंकज खेलकर पहुंचे तो सीवर साफ करने वालों की जिंदगी का दर्द सामने आ गया। इस बस्ती में सीवर साफ करने वाले कई लोग रहते हैं। सर मैं क्या बोलूं आपको, बोलते हैं लोग बाग के 500 रुपए देंगे और काम करवाने के बाद क्या बोलते हैं कि 400 ले लो, 350 रुपए ले लो, है। उसके बावजूद भी अपन हमारे बच्चे पालने के हम लोग को, तो हम ये काम करके 500 बोलते, अपन को 400 मिलते, कभी 450 मिलते। आर्थिक परेशानियां अपनी जगह, लेकिन इससे बड़ी परेशानी सामाजिक है। हाथ से मैला उठाने और सीवर साफ करने वाले आज भी छुआछूत की समस्या से जूझ रहे हैं। सीवर साफ करने वालों को लोग घर में नहीं घुसने देते। ऐसे कई लोगों का कहना है कि आम लोग उनसे दूर से बात करते हैं और उन्हें कई बार लगता है कि उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं होता। सर खड़े नहीं होने देते, बोलते कि आप दूर रहो। हम लोगों को उनके ऐसे दरवाजे में खड़े होते हैं तो हम लोगों से दूर तलक वो हट जाते हैं और हमारे लोगों को नजदीक भी नहीं करते। क्या हमको सान सम्मान नहीं मिलना चाहिए क्या? हम भी इंसान है, हम भी उनके तरह है। हम भी इतना, हम गरीब है, वो लोग अमीर है, लेकिन हम गरीब कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं, कोई नहीं करता है मिल, कोई नहीं, सब दूर दूर रखते हैं, सब सिर्फ काम से मतलब है।
कहने को भले ही हम कह दे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन इन लोगों का दावा है कि काम से ही उनकी हैसियत और लोगों का नजरिया तय होता है। इनके स्वाभिमान की परवाह किसी को नहीं है। अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? और लोग फिर हमसे अछूतपना करते, हम लोगों को दूर दूर रखते, हम लोगों से घिन करते। उनको लगता है हम लोग गंदा काम करते हैं तो वो हमको करीब क्यों खड़ा करेंगे। वो हमसे दूर दूर रहते। क्या हमको सम्मान और हमको हक नहीं मिलना चाहिए? पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। और अगर आप भी अपनी बात या अपना कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये नंबर हमेशा याद रखिए, इसे नोट कर लीजिए, 8657900895। पूरे देश से हजारों की संख्या में हमारे पास संदेश आ रहे हैं और वीडियोस आ रहे हैं। आप भी इस सामाजिक क्रांति का हिस्सा बन सकते हैं। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स पार्कर, इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी। भोलू जी, ये लोग कांप क्यों रहे हैं? इनको ठंड लग रही है, लेकिन हम क्यों नहीं कांप रहे? हमने लक्स स्कॉच वूल पहना है। भोलू जी शाबाश। चाचू, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? लक्स स्कॉच वूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। लक्स स्कॉच वूल दे सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चाचू, हम आपकी कहानी पूरी दुनिया को सुनाएंगे और आपके स्वाभिमान के लिए आवाज उठाएंगे। आज तक पर आज के दिन को भारतीय सेना में इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन भारत की पैदल सेना की शौर्य गाथा का प्रतीक है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन एक आजाद देश के तौर पर भारत ने पहली बार पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया था और कश्मीर में पाकिस्तान के हमले को नाकाम कर दिया था। हम भारत की पैदल सेना के शौर्य को आज नमन करते हैं और आप सबको ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि आजादी के कुछ महीनों के बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था, कश्मीर पर हमला बोल दिया था और कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से को हमसे उसने ले लिया था, जो आज भी उसी के कब्जे में है। दुनिया को पहली सिलाई मशीन देने वाले आइजैक सिंगर का जन्म वर्ष 1811 में आज ही के दिन अमेरिका में हुआ था और वो सिंगर कंपनी के संस्थापक भी थे। ये एक बहुत मशहूर कंपनी है। इस खोज से जुड़ी एक खास बात यह है कि आइजैक सिंगर दूसरे दर्जियों के बनाए हुए कपड़ों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपने कपड़े खुद सिलने का फैसला किया और धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि सिलाई करना बड़ा मुश्किल काम है और इसे सरल बनाने की जरूरत है और इसलिए उन्होंने एक छोटी और आसानी से इस्तेमाल होने वाली सिलाई मशीन बनाने की कोशिश की और वर्ष 1939 में उन्हें इसमें सफलता मिल गई। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए हमेशा आजाद रहती है, लेकिन तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए हमेशा पिंजरे में रहता है, यानी गुलाम रहता है। इसलिए अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर हमेशा विश्वास रखिए।